नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष मुख्य हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत मॉड्यूल 6 में निर्धारित शीर्षक आदिकाल की राजनीतिक, सामाजिक एवं भाषिक पृष्ठभूमि पर अपनी बातें रखूंगा। और यह विषय अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि हम जिस काल की पृष्ठभूमि पर बातचीत कर रहे हैं वह काल हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभिक काल है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी चीज़ के आरंभ के पीछे कड़ी मेहनत होती है। या तो मेहनत सफल होगी या सफलता के पायदान को पाने के लिए तरह तरह की समस्याओं से रूबरू होंगी। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास का आरंभिक काल अर्थात आदिकाल, वह आदिकाल जिसे हम प्रारंभिक काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि किसी भी काल के साहित्य को समझने के लिए, किसी भी काल के साहित्यकारों के रचनाओं को जानने के लिए हमें सहजता से, सरलता से, सजगता से उनके पृष्ठभूमि को जानना होगा। क्योंकि आचार्य शुक्ल ने 1050 से लेकर 1375 के समय को आदिकाल का समय सीमा माना है। अब ये 1050 से लेकर 1375 तक के समय सीमा को जब हम आदिकाल निर्धारित करते हैं तो इसमें तमाम तरह की बातों का समावेश होगा। और जब तमाम तरह की बातों का समावेश होगा तो विभिन्न विद्वानों की तरह तरह की बातें आएंगी। यानी आदिकाल या अर्थात आरंभिक काल। और इस आरंभिक काल के पीछे इतिहासकारों का, साहित्यकारों की एक लंबी परंपरा रही है। और इस परंपरा को हम सहजता से, सरलता से उनके रचनाओं के माध्यम से, उनके कथनों के माध्यम से हम जानने और पहचानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आदिकाल के नाम को लेकर विद्वानों में मतभेद है। और मतभेद इसलिए उजागर हो पा रहा है क्योंकि आदिकाल के पहले हम साहित्य को उस तौर पर, यानी साहित्य को लिखित तौर पर नहीं पढ़ पा रहे थे। जैसा कि शुक्ल ने कहा कि 1050 से, अगर हम शुक्ल से पहले की बातचीत करें, अगर हम जॉर्ज ग्रियर्सन के साहित्य को लेकर बातचीत करें तो 700 ईस्वी से, यानी 7वीं शताब्दी से अगर हम आदिकाल को ले तो सवाल हमारे सामने यह होगा कि 700 से पहले क्या साहित्य रचा जा रहा था कि नहीं। हाँ, साहित्य तो बिल्कुल रचा जा रहा होगा, लेकिन लिखित दस्तावेज पर हम शुक्ल के साहित्य के आने के बाद ही मानेंगे। यानी एक ऐसा काल जहाँ साहित्य कहा जा रहा था, लिखा जा रहा था, लेकिन प्रामाणिकता के तौर पर शुक्ल के आने के बाद ही आदिकालीन साहित्य का मूल्यांकन कर पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि आदिकाल के नाम को लेकर असमंजस है। आचार्य शुक्ल आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, लेकिन प्रामाणिकता के तौर पर, प्रचलन के तौर पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम आदिकाल मान्य है। तो एक ओर शुक्ल कहते हैं वीरगाथा काल, दूसरी ओर द्विवेदी जी कहते हैं आदिकाल। वहीं साहित्य के आरंभिक दौर में, जैसा कि हम लोग नाम जानते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनकी पुस्तक का नाम फ्रेंच में है, लेकिन ये साहित्य के शुरुआत को, आदिकाल को चारण काल के नाम से जानते हैं। अब सोचिए, हमारे पास 3 साहित्यकार, शुक्ल आते हैं, द्विवेदी जी आते हैं और जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं। लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन के साथ साथ हम लोग बातचीत करेंगे मिस्र बंधुओं का। मिस्र बंधु भी आदिकाल को प्रारंभिक काल के नाम से जानते हैं। और मिस्र बंधुओं के साथ साथ अगर हम राहुल सांस्कृत्यायन की बात करें या डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें या महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें, ये भी क्या प्रसिद्ध साहित्यकार है। इन्होंने भी आदिकाल के नामकरण को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ मत दिए हैं। जैसा कि मैंने कहा, मिस्र बंधुओं ने इन्हें प्रारंभिक काल कहा। अब प्रारंभिक नाम भी वाजिब लगता है, क्योंकि किसी चीज़ की शुरुआत करेंगे तो उसको नामकरण को लेकर मतभेद होगा। और नामकरण का मतभेद क्यों होगा? क्योंकि परिस्थिति अलग अलग थी। अब अलग अलग परिस्थिति थी तो अलग अलग परिस्थिति में साहित्यकार अपने दृष्टिकोण के अनुसार समाज का, साहित्य का, रचनाओं का मूल्यांकन करेंगे। और हर साहित्यकार की दृष्टिकोण एक जैसी हो यह संभव नहीं है। इसलिए तो राहुल सांस्कृत्यायन कहते हैं, इसे सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा
जो गिरियर्सन से प्रभावित होते हैं, और गिरियर्सन की तरह ही आदिकाल को जब चारण काल कहते हैं, चारण काल के साथ साथ वो आदिकाल को संधि काल के भी इस नाम से जानते हैं। यहाँ तक तो बातें सार्थक है, लेकिन अचानक साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का आगमन होता है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी इसी आरंभिक काल को, आदिकाल को बीज वपन काल कहते हैं। यानी बीज यानी आरंभिक दौर, और आरंभिक दौर के साथ साथ अगर हम बातचीत करें, गणपति चंद्र गुप्त जो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, क्योंकि उनके पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इस वैज्ञानिक पुस्तक के आधार पर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आदिकाल को शून्य काल कहते हैं। यानी ऐसा काल जिसके पहले कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, जो आरंभ किया जा रहा है, और जो आरंभ होगा जब तक उनका सटीक मूल्यांकन नहीं होगा तब तक हम उनकी रचनाओं का आकलन नहीं कर पाएंगे, ना मूल्यांकन कर पाएंगे। और इसी रचना के आकलन मूल्यांकन के उपरांत हम बातचीत करेंगे एक ऐसे साहित्यकार जो प्रचलन में है नहीं, लेकिन उनके नामकरण को लेकर साहित्य में क्या काफ़ी हलचल हुई थी, काफ़ी चर्चा हुई थी। उनका नाम है पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ। और पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ आदिकाल को अंधकार काल कहते हैं। यानी क्यों अंधकार काल? क्योंकि हमारे सामने परिस्थिति ऐसी थी कि हम ऐसे काल के बारे में बात कर रहे हैं जहां लिखित तौर पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन किन चीज़ों को हम साहित्य में लाएं, किन चीज़ों को हम साहित्य में उभारे, और किन रचनाओं के माध्यम से समाज के लोगों को जोड़ने का, उन्हें जागृत करने का प्रयास किए हैं। क्योंकि साहित्य के माध्यम से साहित्यकारों की मंशा होती है समाज के लोगों को जोड़ना, और समाज के लोगों को जोड़ने के लिए लिखित दस्तावेज होना चाहिए। और इसी लिखित दस्तावेज को आइए हम उस पृष्ठभूमि के माध्यम से समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। सवाल है आदिकाल। अब आदिकाल यानी आरंभिक काल, तो आरंभिक काल की शुरुआत कैसे होती है? जबकि पहले कहा गया है कि 1050 से लेकर 1375, अर्थात किसी भी साहित्य के, यानी किसी भी युग के साहित्य को समझने के लिए उसके पृष्ठभूमि को जानना जरूरी होता है। और आदिकालीन पृष्ठभूमि को हम 3 आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। पहला आधार है राजनीति, दूसरा आधार है सामाजिक, और तीसरा आधार है भाषिक। समाज में रहेंगे, राजनीति होंगी, राजनीति करेंगे समाज के लिए, जहाँ राजनीति होंगी समाज होगा। राजनीति और समाज को मेल बंधन जोड़ने का कार्य करती भाषा, क्योंकि अगर भाषा आपकी सटीक होगी, भाषा आपकी प्रभावशाली होगी, तभी लोग आपकी बातों से सहमत होंगे। क्योंकि भाषा के माध्यम से हम कठिन से कठिन कार्य को, दुर्लभ से दुर्लभ कार्य को आसानी से करवा सकते हैं। और इस आसान कार्य को करने के पीछे का मूल उद्देश्य होता है भाषा। क्योंकि हमारी भाषा जैसी होंगी, कहने का लहजा जैसा होगा, वह लोग उनकी बातों को जानेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं, आप भी बेहतर जानते हैं कि आरंभिक दौर जहां समाज का ढांचा अलग तरह से थे। आज हम लोग आधुनिक शिक्षा से लैस हैं, तकनीकी शिक्षा से लैस हैं, लेकिन आरंभिक दौर लगभग 14वीं शताब्दी के पहले का दौर, जहां उतने तकनीक का विकास नहीं था, समाज उतना शिक्षित नहीं था, राजा महाराजाओं की परंपरा थी। और राजा महाराजाओं की परंपरा में कैसे साहित्य के माध्यम से समाज को जोड़ा जाए, कैसे साहित्य के माध्यम से अपने मौजूदा साम्राज्य को विकसित किया जाए, उनका लेखा जोखा हम आदिकाल के माध्यम से कर पाएंगे। क्योंकि इस काल को जब पढ़ेंगे तो काल को पढ़ने के माध्यम से हम ये जानेंगे कि आदिकाल का जो सामाजिक हो या राजनीतिक हो या भाषिक जो पृष्ठभूमि थी, वो काफ़ी उथल पुथल की पृष्ठभूमि थी। क्योंकि राजनीतिक स्तर पर जहाँ एक ओर बाहरी आक्रमण आ रहे थे, यानी राजनीतिक स्तर पर बातचीत करें तो बाहरी आक्रमण हो रहे थे, राजाओं महाराजाओं की परंपरा थी। और बाहरी आक्रमण के साथ साथ जब राजाओं महाराजाओं की परंपरा थी, और उस परंपरा में समाज को एकजुट करना अपने आप में एक चुनौती भरा कार्य था। और इस चुनौती भरे कार्य को करने के लिए आदिकालीन साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम, सोचिए ऐसे समय में जहां लोग तितर बितर थे, जहां लोग असमंजस में थे, ऐसे दौर में साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में राजनीतिक चेतना के साथ साथ सामाजिक मूल्यबोध और भाषाई स्तर को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। यानी अगर एक पंक्ति में कहा जाए तो यह राजनीतिक उथल पुथल के दौर में भी राजनीति के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा सकता है, राजनीति के माध्यम से लोगों को एकजुट किया जा सकता है, और राजनीति के माध्यम से समाज की मौजूदा परिस्थिति को
एकजुट किया जा सकता है, मौजूदा परिस्थिति से लोगों को अवगत करवाया जाता है। और एक बड़े 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 मज़े की बात है कि जब आदिकालीन साहित्य को पढ़िएगा तो उसमें एक शब्द आते हैं जो मार्के की बात कही जाती है, युद्धों का सजीव वर्णन। आज हम तकनीक के दौर में घर बैठे बैठे तकनीक के माध्यम से अब लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं, लेकिन उस दौर में 14वीं शताब्दी के दौर में राजाओं के साथ जो सैनिक जाते थे, सभासद जाते थे, वह दिन भर युद्ध के मैदान में रहते थे और युद्ध के मैदान में जो आंखों देखा हाल होता था संध्या के समय लौटे थे, क्योंकि पहले युद्ध करने के पायदान थे, युद्ध करने के मानदंड होते थे और उस मानदंड के आधार पर लोग ये सुनिश्चित करते थे कि आज की कार्रवाई क्या होगी। और कार्रवाई समाप्त होने के उपरांत संध्या के समय बड़े बड़े लेखक, क्योंकि आदिकालीन कवि या तो चारण कवि थे या राजाश्रित कवि थे, जहाँ चारण कवि होंगे, जहाँ राजाश्रित कवि होंगे, वो राज दरबारों के सुख सुविधा से निकलकर युद्ध के मैदान में भी जाते थे और युद्ध के मैदान में जो जो देखते थे उनका आंखों देखा वर्णन करते थे। क्योंकि आप जब साहित्य का मूल्यांकन कीजिएगा, सारे युद्ध होते थे साम्राज्य स्थापित करने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। और इस साम्राज्य वर्चस्व को स्थापित करने क्रम में अगर हम बातचीत करें तो यह आदिकालीन आदिकाल की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वह विकेंद्रीकरण की पृष्ठभूमि है। क्योंकि हर्षवर्धन के शासनकाल तक, जब तक हर्षवर्धन थे तब तक शासन की बागडोर ठीक ठाक चलती थी, लेकिन अचानक हर्षवर्धन की जब मृत्यु होती है, हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही क्या केंद्रीयता की भावना समाप्त होती है। छोटे छोटे राज्य समूह में बंटने लगते हैं और हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात इस्लाम यानी मुसलमानों का दबदबा भारत पर काबिज होता है। और जब दबदबा काबिज होगा तो अपने साहित्य को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को लाएंगे। जहाँ संस्कृति आएंगी, जहाँ भाषा होंगी, उनका दबदबा अपने आप ही कायम होगा। क्योंकि पुरानी कहावत है, अगर किसी भी राष्ट्र को ध्वंस करना है, किसी राष्ट्र को नस्तो नाबूद करना है, आप वहाँ की संस्कृति को मिटा दीजिए। क्योंकि संस्कृति से हमारी पहचान होती है, संस्कृति हमारी धरोहर होती है। और अगर संस्कृति को नास्तो नाबूद कर दिया जाए तो समाज अपने आप समाप्त होगा। और वही लागू होता है आदिकालीन राजनीतिक परिस्थिति में। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात इस्लाम धर्म का, मुसलमानों का शासन लागू होता है और मुसलमानों के शासन लागू होने के उपरांत लोग अधिकांश युद्धों में बैठ जाते हैं। और जब युद्धों में बैठते हैं तो तरह तरह की बातें होती हैं, और जब तरह तरह की बातें होती हैं तो इन बातों में सामंती प्रथा का आगमन होता है। अब सोचिए, सामंती प्रथा का आगमन जब होगा तो लोग तो क्या करेंगे, समाज बटेगा। जब समाज बटेगा तो सत्ता का हस्तांतरण होगा। जब सत्ता का हस्तांतरण होगा तो युद्ध होंगे। क्योंकि आदिकालीन जब राजनीतिक परिस्थिति को पढ़ेंगे उसमें ऐतिहासिकता का भाव था। लोग ऐसे ऐसे व्यक्तियों का गुणगान करते थे, ऐसे ऐसे लोगों के स्तुति करते थे जो उस काल में थे ही नहीं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अधिकांश कवि राजाश्रित कवि थे, दरबारी कवि थे, चारण कवि थे। वो राजाओं के प्रशस्ति गायन के लिए, उनके खुशामद करने के लिए, उनकी जी हुजूरी करने के लिए अपने पायदान को, अपनी बातों को लागू करते थे। ऐसे समय में राजनीतिक उथल पुथल के दौर में अगर हम बातचीत करें तो राजनीतिक पृष्ठभूमि में सबसे अधिक भारत को कहीं से नुकसान झेलना पड़ा तो वह है बाहरी आक्रमण से। क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और लगातार बाहरी आक्रमण होते होते भारत की लगभग कमर टूट चुकी थी। क्योंकि सबसे पहले बाहरी आक्रमण के तौर पर आते हैं मोहम्मद बिन कासिम। जब मोहम्मद बिन कासिम आते हैं तो उनके आने के साथ साथ भारतीय राजनीति पर इनका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और 10वीं शताब्दी तक होते होते, यानी मोहम्मद बिन कासिम से जो परंपरा शुरुआत होती है, वह परंपरा 10वीं शताब्दी तक आते आते जब मोहम्मद गजनी भारत में लूटपाट करते हैं। क्योंकि उद्देश्य क्या था, भारत पर आक्रमण करना। और आक्रमण करने का मूल उद्देश्य यहाँ की धन वैभव संपदा को लूटना। क्योंकि वह पहले ही राजाओं को समूह में तोड़ चुके थे, समूह में बांट चुके थे। क्योंकि उनकी ऐसी अवधारणा थी, जब तक यहाँ के भारतीय राजा को तोड़ा नहीं जाएगा, इन्हें बांटा नहीं जाएगा, तब तक सत्ता पर काबिज होना नामुमकिन है। और इसी सत्ता पर काबिज होने की कवायद में अगर हम चर्चा करेंगे तो 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की लंबी लड़ाई होती है। और इस लंबी लड़ाई में जब पृथ्वीराज चौहान जब पराजित होते हैं तो पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत पर मुस्लिम शासन का दबदबा लागू होता है। अब आप सोचिए कि एक ऐसे राजनीतिक उथल पुथल जहां विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे, जहां के राजा सत्ता के हस्तांतरण
के लिए तैयार थे, जहां अपने सुख सुविधा के लिए समझौता करने वाले थे, ऐसे परिवेश में एक व्यक्ति आते हैं और पूरे राजनीतिक उथल पुथल के माध्यम से समाज को बांटते हैं, क्योंकि उनकी धारणा थी कि केंद्रीय सत्ता का ह्रास किया जाए, क्षेत्रीय राज्य का विस्तार किया जाए, क्योंकि जितने राजा खंड खंड विखंड होकर बटेंगे उतने अधिक उनके शक्ति का क्षय होगा, उतने अधिक उनकी शक्ति का नुकसान होगा। और इसी शक्ति के नुकसान को विदेशी आक्रमणकारियों ने, विदेशी हमलावरों ने धीरे धीरे अपनी परंपरा को, जो परंपरा पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने से दिल्ली में आरंभ होता है, दिल्ली से इस्लाम सत्ता का दबदबा, दिल्ली से होते हुए गुजरात, गुजरात से होते हुए अजमेर, अजमेर से होते हुए कन्नौज, कन्नौज सहित बंगाल में उसकी पृष्ठभूमि लागू होती है, और बंगाल से होते हुए भारत के प्रत्येक भूखंड में, खास करके बुंदेलखंड तक इसकी परंपरा होती है। अगर हम कहें तो राजनीतिक पृष्ठभूमि के तहत आदिकालीन साहित्यकारों ने, आदिकालीन कवियों ने, चाहे चारण कवि हो या अभ्रंश कवि हो या प्राकृत कवि हो, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आपसी संघर्ष के कारण जो राजनीति में विश्वासघात था, जो विरोध की प्रवृत्ति थी, उनका वह बढ़ चढ़ कर प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य था केंद्रीय सत्ता का हस्तांतरण। क्योंकि उनके अवधारणा थी अगर केंद्रीय सत्ता एक जगह काबिज हो गई तो भारत को लूटना, भारत को बरगलाना, भारत को तोड़ना संभव नहीं था। और इस असंभव कार्य को संभव करने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों ने, विदेशी शक्तियों ने एक ऐसे प्रारूप का तैयार करवाते हैं, एक ऐसा प्रारूप बनाते हैं ताकि लोग राजनीतिक हलचल में फंसा रहे और लोग अपने अधिकार से वंचित हो पाएं। लेकिन साहित्यकार है, क्योंकि कहा भी जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और कवि हृदय अंतर आत्मा की आवाज़ के जरिए लोगों की संवेदनाओं को समझते हैं, मौजूदा परिस्थिति को जानते हैं, और जहाँ मौजूदा परिस्थिति होंगी, जहाँ मौजूदा समस्या होंगी, वह अपनी रचनाओं के माध्यम से बतलाने का प्रयास करते हैं, और काफ़ी हद तक वो अपनी रचनाओं में सफल भी होते हैं। और इन्हीं रचनाओं में सफल होने के क्रम में वह कहते हैं कि राजतंत्र को स्थापित करना होगा, यानी राजनीतिक परिस्थिति के माध्यम से आदिकालीन कवियों ने राजतंत्र की प्रतिष्ठा की बातें करते हैं, और राजतंत्र के साथ साथ वह कहते साम्राज्य विस्तार को रोकना होगा, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी आ रहे थे और विदेशी आक्रमणकारी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, और जो देशी शासन थे वो धीरे धीरे गुटों में बढ़ते जा रहे थे, धीरे धीरे समूह में टूटते जा रहे थे। और जहाँ समूह टूटेगा, जहाँ लोग बटेंगे, और जहाँ बटेंगे, जहाँ टूटेंगे, वहाँ विदेशी हमला होना काबिज है। और इसका बाहरी आक्रमणकारी जमकर इसका प्रयोग करते थे, क्योंकि राजनीतिक परिस्थिति के माध्यम से उस समय के राजाओं में राजनीतिक एकता की कमी थी, क्योंकि उनका मानना था जब तक राजनीतिक एकता नहीं होगी तब तक हम में एकजुटता नहीं होगी, और जब एकजुटता नहीं होगी तो राजनीतिक उथल पुथल से मुक्ति पाना लगभग मुश्किल है। क्योंकि आदिकालीन राजनीतिक परिस्थिति में राजनीतिक नीति का पूर्णता से अभाव था, जबकि मैंने पहले ही कहा है कि ऐतिहासिकता की कमी के कारण लोग ऐतिहासिक पात्रों का, ऐतिहासिक घटनाओं का सही आकलन नहीं कर पा रहे थे, और जब सही आकलन नहीं कर पाएंगे तो उनका सही तथ्य लोगों के सामने उपस्थित नहीं हो पाएगा, और जब सही तथ्य लोगों के सामने उपस्थित नहीं होगा तो क्या समाज जो समुदाय में बटा हुआ है, जो वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ है, क्या वह समाज की वास्तविक घटनाओं से रूबरू हो नहीं पाएंगे। और जब रूबरू नहीं हो पाएंगे तो उस समय के साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों के जेहन में, लोगों के मन में राजनीतिक अधिकार और राजनीतिक जीवन यापन की प्रवृत्ति को बताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि उनका मानना था कि जब तक राजनीतिक उथल पुथल नहीं होगी, जब तक राजनीतिक परिदृश्य नहीं बदलेंगे, तब तक समाज को बदलना लगभग नामुमकिन है। और इस नामुमकिन कार्य को साकार प्रतिरूप करने हेतु आदिकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं में बढ़ चढ़कर राजनीतिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आने वाली तमाम तरह की दिक्कतों का, तमाम तरह की समस्याओं के, तमाम तरह के झंझावतों को, तमाम तरह के समस्याओं से अवगत कराते हैं। किसके जरिए? अपने लेखनी के माध्यम से। क्योंकि समाज में
लेखनी एक ऐसी ताकत है कि वह लोगों की सोच को बदल सकती है, लोगों की संवेदना को बदल सकती है। और जब लोगों की सोच बदलेगी, जब लोगों की संवेदना बदलेगी, तो लोग राजनीतिक तौर पर क्या तर्कशील होंगे, तार्किक होंगे। और जब राजनीतिक दृष्टिकोण से जब तार्किक होंगे तो उनका महत्व होगा, उनका आकलन होगा। और जहाँ महत्व होगा वहाँ आकलन होगा। यानी अगर हम साधारण तौर पर कहें तो आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि एक ऐसी पृष्ठभूमि है जो लोगों की सोच को, लोगों की समझ को, लोगों की संभावनाओं को बदलने की पृष्ठभूमि है। क्योंकि राजनीति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि आमतौर पर जब हम शुरुआती दौर में साहित्य का आकलन करते हैं या साहित्य का मूल्यांकन करते हैं तो हम यह जानते हैं राजनीति अर्थात राजा की नीति। लेकिन क्या राजा की नीति साधारण लोगों के लिए कारगर हो पा रही है? क्या राजा की नीति साधारण लोगों की जीवन दशा को बदल पा रही है? हाँ, बदल सकती है, बशर्ते उस कालखंड की रचनाओं का अगर आकलन किया जाए, उस कालखंड की रचनाओं का मूल्यांकन किया जाए। क्योंकि हम ऐसे समय की बात कर रहे हैं जो समय राजनीतिक उथल पुथल से त्रस्त है, जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है, जहां सत्ता को हथियाने की क्या भरपूर कोशिश की जा रही है। ऐसे परिवेश में वाकई राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारे सामने एक परिदृश्य उपस्थित करता है, एक ऐसा सरोकार उपस्थित करता है जिनके माध्यम से हम आसानी से, सहजता से, सरलता से इस बहुआयामी आदिकालीन राजनीतिक पृष्ठभूमि को जान पाएंगे। क्योंकि राजनीति जहाँ होगी वहाँ समाज होगा। अगर आप कल्पना कीजिए, समाज के बिना क्या राजनीति संभव है? राजनीति हुई तो राजनीति के अनुसार समाज का आकलन होगा, समाज का सामंजस्य स्थापित होगा और समाज में समानता होगी। और समाज में समानता लाने के लिए राजनीतिक पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। और यह पृष्ठभूमि अपने आप में अगर कहा जाए तो आरंभिक दौर पर लोगों की सोच बदलने वाली पृष्ठभूमि है। और इसका प्रभाव आज के भी जीवन बोध पर देखने को मिलता है। इसके बाद मैं आप लोग के सामने आदिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि पर बातचीत करूंगा। अब मैं आप सबके सामने अति संक्षिप्त में आदिकाल की जो सामाजिक परिस्थिति पर अपनी बातें कहूँगा। क्योंकि इसके पहले कहा गया कि राजनीतिक एकता भंग हो जाने के कारण, जैसे राजनीति उथल पुथल हुई, और जब राजनीति में उथल पुथल होगी, राजनीतिक एकता भंग होगी, तो उनका प्रभाव समाज पर पड़ना लाजमी है। यानी आदिकालीन सामाजिक पृष्ठभूमि पर बातचीत करें तो हम यह कह पाएंगे कि राजनीतिक एकता भंग होने के कारण समाज में गृह कलह बढ़ा। क्योंकि लोग अपने अपने बारे में समाज में अपनी स्थापनाओं को लागू करना चाहते थे। क्योंकि समाज का एक वर्ग ऐसा था, अगर कहा जाए कि तत्कालीन राजाओं में वीरता की भावना धीरे धीरे सिमटती जा रही थी, धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। क्योंकि उस समय जब राजनीतिक हलचल तेज हो रही थी तो राजनीतिक हलचल तेज होने के साथ साथ समाज में वीरत्व की भावना यानी वीरता की भावना धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रही थी। और इनका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है आदिकालीन पृष्ठभूमि पर कहे तो आदिकालीन पृष्ठभूमि में जाति व्यवस्था चरम पर थी। यानी समाज में जाति व्यवस्था चरम पर थी। क्योंकि समाज में एक तबके ऐसे थे जो केवल काम करते जा रहे थे, समाज का दूसरा ऐसा तबका था जो केवल ऐशो आराम के जीवन जी रहे थे। और ऐसे समय में जो युवा पीढ़ी थी, जो समाज में कुछ करना चाह रही थी, वह कुछ नहीं कर पा रहे। तभी तो आदिकाल की जो महिलाएं आती हैं, वह पुत्र को जन्म देने के साथ साथ उन्हें लालन पालन के साथ साथ उनके कण कण में वीरत्व की भावना को, वीरता के भावना को जगाने का प्रयास करती है। क्योंकि समाज प्रलोभन में, लालच में, जाति उन्मेष में, वैभव में, स्वार्थ में निर्लिप्त था। और ऐसे समय में महिलाएं आती हैं और जन्म के साथ ही अपने पुत्रों में पौरुष के साथ साथ वीरता की भावना कामना करती हैं। तभी तो वह कहती हैं, उस समय के आदिकालीन महिलाएं कहती हैं, हु बलिहारी रानियाँ भ्रूण सिखावत भाऊँ, हु बलिहारी रानियाँ
भ्रूण सिखावत भाऊ, नालो बाड़ री छुरी, झपट्टियो जाऊ साऊ। अर्थात वो कहते हैं जन्म के साथ आपको अपने अधिकार को झपट्टा मारना, लड़ना होगा। जहाँ महिलाएं घर की चार दीवारी में रहती है, वह महिलाएं अपने पुत्रों में जन्म के साथ साथ वीरत्व की भावना करती है। क्यों? क्योंकि उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था थी, यानी लोगों के काम के आधार पर, लोगों के जीवन शैली के आधार पर समाज में लोगों को वर्ण में बांटा गया था। कोई ब्राह्मण हो गए, कोई क्षत्रिय हो गए, कोई वैश्य हो गए, और शूद्रों को दबाने की परंपरा लागू हुई। क्योंकि आदिकालीन समाज पर हम बातचीत करें तो सामंती व्यवस्था जग जाहिर थी, यानी समाज में राजा होगा, सामंत होंगे और जमींदार होंगे। राजा भोगी विलास में जीवन थे, क्योंकि राजाओं को नस्तो नाबूद किया जा रहा था, उनकी शक्ति को कमज़ोर किया जा रहा था, क्योंकि विदेशी ताकतें हमलावर हो रही थी। सामंत थे और जमींदार ये केवल गरीबों को लूटने का प्रयास करते थे, क्योंकि उस समय सामंती व्यवस्था में राजा या सामंत या जमींदार शक्तिशाली थे, जबकि आम जनता की स्थिति काफ़ी करुणा, अगर करुणा से भी क्या निम्न कहा जाए तो दयनीय स्थिति थी। क्योंकि इस काल की परिस्थितियों में सामाजिक का प्रभाव नहीं के बराबर था, क्योंकि लोगों में चेतना का भाव था। क्यों चेतना का भाव था? क्योंकि वर्ण व्यवस्था थी, और जहाँ जाति व्यवस्था होंगी वहाँ चेतना का भाव स्वाभाविक है। क्योंकि आदिकालीन सामाजिक पृष्ठभूमि में सबसे करुण स्थिति किसी की थी तो महिलाओं की थी, क्योंकि नारी को यहाँ केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। उस युग में जहाँ नारी को केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता था, उसी युग की नारी पुत्र के जन्म के साथ उसमें पौरुष वीरता के लिए क्या वीरतापूर्ण बातें कहती है, क्योंकि केवल उनके सुंदरता को भोग करने के लिए। अगर आप देखेंगे या आप जब साहित्य का गंभीर अध्ययन करेंगे, देखिए अगर सारे राजा महाराजा लड़ाई करते थे, क्या उस राज्य के राजकुमारी सुंदरी को पाना है, यानी वैभव पौरुष से हटकर केवल नारी सुंदरता के भोग के लिए असंख्य लड़ाई लड़ी जाती थी। क्यों लड़ी जाती थी? क्योंकि महिलाओं को केवल भोग विलास की वस्तु समझी जाती थी। और उसी आदिकालीन सामाजिक पृष्ठभूमि में नारियों की स्थिति काफ़ी शोचनीय दयनीय थी, क्योंकि नारी को केवल भोग विलास की वस्तु समझी जाती थी, उनको उपयोग की वस्तु समझी जाती थी। और प्राय राजाएं युद्ध करते थे शासन को संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि रानी राजकुमारियों के भोग विलास को पाने के लिए। क्योंकि इस आदिकालीन समाज में नारी के अत्याचार, नारी के ऊपर इतने अत्याचार बढ़ रहे थे, क्योंकि उनके समानांतर एक और सती प्रथा की परंपरा थी, पर्दा प्रथा की परंपरा थी। और उसी युग में समानांतर एक स्त्री आती है और जन्म के साथ अपने बच्चों में, अपने पुत्रों में बुरीता की भावना को लाती है। तो आप कल्पना कीजिए कि ऐसे युग में समाज में हलचल होना स्वाभाविक है, जहां नारियों की स्थिति एक और क्या भोग विलास की है, वहीं दूसरी ओर नारी क्या वीरत्व की भावना से परिपूर्ण है। और ऐसे समय में अगर कोई पुरुष मर जाते थे तो महिलाओं को उनकी चिता पर क्या जला दिया जाता था। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि स्थिति कितनी बद से बदतर होंगी कि न चाहने के बावजूद भी उन्हें उनके साथ क्या आत्मदाह करने की परंपरा को लागू की जा रही थी। क्यों? क्योंकि सामाजिक पृष्ठभूमि में अंधविश्वास लोगों के कण कण में था, अंधविश्वास कण कण था। क्योंकि प्राचीन रूढ़ी चल रही थी, बाह्य आडंबर चल रहे थे। जहाँ रूढ़ी होंगी, जहाँ बाह्य आडंबर होंगे, जहाँ अंधविश्वास होगा, वहाँ जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था होना लाजमी है। क्योंकि लोगों में जनता के द्वारा जो दुर्दशा थी, उनका वह लगातार विरोध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सामाजिक समरसता की भावना, सामाजिक परिवर्तन की भावना नहीं थी। और इसी परिवर्तन को, इसी समरसता को आदिकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। क्योंकि उनका मानना था जब तक सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक लोग अपने अधिकार को नहीं जान पाएंगे, और जब तक लोग अपने अधिकार को नहीं जानेंगे तब तक समाज में समानता बदलाव संभव होगा नहीं। क्योंकि आदिकालीन कवि अपने रचनाओं के माध्यम से सामाजिक संगठन पर बल देते हैं। वह कहते हैं समाज के लोगों को जाति मजहब के बंधन से मुक्त होकर संगठित होना है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, तब तक हमारा सामाजिक जीवन कभी नहीं बदलेगा। क्योंकि सामाजिक जीवन को बदलने के लिए
हमें अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा, एक ऐसे लेखनी का निर्माण करना होगा कि समाज में सामाजिकता की भावना हो, मानवता की भावना हो, और उस मानवता सामाजिकता के भावना के साथ साथ जो वर्ण व्यवस्था हो, जो अंधविश्वास हो, जो तंत्र मंत्र की बातें हो, उनका भी क्या पूरी तरह से समाप्त या समूल नष्ट करने की कवायद की जाए। कहना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब आदिकालीन साहित्य को पढ़ेंगे तो लगभग आदिकालीन साहित्य 325 वर्षों का इतिहास है, और 325 वर्षों के इतिहास को हम साधारण तरीके से मूल्यांकित तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, हम उस पर चर्चा करेंगे, अपनी बातें रखेंगे, और उस समय की बहुआयामी समस्याओं से, बहुआयामी परिवर्तन की बातों को जान पाएंगे। क्योंकि समाज जब तक विकसित नहीं होगा, सामाजिक लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे, तब तक राजनीति में नहीं आएंगे, और जब राजनीति में नहीं आएंगे तो समाज बदलना लगभग नामुमकिन है, मुश्किल है। और समाज को बदलने में, सामाजिक परिवर्तन के बयार को प्रभावशाली तरीके से लागू करने में भाषा की बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि भाषा के जरिए हम कठिन से कठिन कार्य को, भाषा के जरिए हम दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ों को आम लोगों के जेहन तक पहुंचा पाएंगे। और इसी क्रम में हम लोग बातचीत करेंगे। एक और हम बातचीत कर चुके हैं राजनीतिक परिस्थिति, दूसरी ओर बातचीत कर चुके हैं सामाजिक परिस्थिति। अब इस राजनीतिक समाज के सामाजिक परिस्थिति के मेल बंधन को अगर प्रभावशाली ढंग से लागू करवाना है, प्रभावशाली ढंग से कारगर करवाना है, तो भाषिक पृष्ठभूमि को जानना भी जरूरी है। यानी एक ऐसा काल जहाँ भाषाओं के माध्यम से उथल पुथल मचा हुआ था। क्योंकि आदिकालीन साहित्य में अगर हम भाषिक पृष्ठभूमि पर बातचीत करें तो भाषिक पृष्ठभूमि के जरिए आदिकालीन साहित्य अत्यंत विविध थे। क्योंकि इस काल में असंख्य भाषाओं का समावेश होता है। संस्कृत से जिस साहित्य की शुरुआत होती है, संस्कृत से भाषा विकसित होती है प्राकृत से अपभ्रंश के साथ साथ पुरानी हिंदी, जिसका परवर्ती काल में अमीर खुसरो जमकर प्रयोग करते हैं, भरसक प्रयोग करते हैं। अगर कहा जाए तो भाषिक पृष्ठभूमि के माध्यम से अमीर खुसरो ने खड़ी बोली की बीज वपन कर चुके थे। यानी जहाँ एक और संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश के साथ साथ हम डिंगल पिंगल भाषाओं का भी जिक्र कर पाएंगे। क्योंकि पहले ही कहा गया है कि आदिकालीन साहित्य युद्धों का साहित्य है। जहाँ के कवि दरबारी कवि है, जहाँ के कवि चारण कवि है, और उस युग में जहाँ राजा महाराजाओं की परंपरा थी, ऐसे युग में डिंगल पिंगल भाषा के माध्यम से आदिकालीन साहित्यकार डिंगल भाषा के माध्यम से राजाओं की वीरता का, राजा के पराक्रम का, राजा के शौर्य का वर्णन करते थे। वहीं साथ साथ राज दरबारों में रहने वाली राजकुमारी और सुंदरियों की प्रशंसा के लिए वो पिंगल भाषा का प्रयोग करते हैं। अब सोचिए कि संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी के साथ साथ एक डिंगल पिंगल भाषा का भी प्रचलन हो रहा है। और डिंगल पिंगल भाषा के साथ साथ वे लोक भाषा का जिक्र करते हैं। क्योंकि जब हम आदिकालीन पृष्ठभूमि पर बातचीत करेंगे तो सिद्धनाथ और जैन कवियों की भाषा का उल्लेख करना भी जरूरी है। क्योंकि आदिकाल में सिद्धनाथ जैन कवियों की भाषा को अगर हम दरकिनार कर देंगे तो हम पूरी तरह से सार्थक तरीके से आदिकालीन भाषिक पृष्ठभूमि का आकलन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भाषा लोक की ओर उन्मुख थी। क्योंकि भाषा एक ऐसे उथल पुथल के युग में भाषाई स्तर पर जहाँ भाषा की प्रचुरता थी, जहाँ भाषा की भ्रामकता थी, ऐसे युग में आदिकालीन कवियों ने भाषा के माध्यम से वह डिंगल पिंगल के साथ साथ वो क्या करते हैं, अपभ्रंश और प्राकृत के प्रभाव का भी जिक्र करते हैं। क्योंकि अपभ्रंश उस काल की प्रमुख भाषा थी। सारे वीर गाथात्मक काव्य लिखे जा रहे थे, श्रृंगार प्रधान कविताएं लिखी जा रही थी, और श्रृंगार परक कविताओं का प्रभाव प्राकृत पर पड़ता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आदिकालीन भाषिक पृष्ठभूमि में अगर हम अपभ्रंश और प्राकृत का जिक्र ना करें तो हम भाषाओं के साथ
भाषिक दृष्टिकोण के साथ हम सही मूल्यांकन तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संस्कृत केवल एक वर्ग के लिए सीमित था। क्योंकि पहले कहा गया है कि समाज वर्गों में बटा हुआ था, और केवल संस्कृत कहा जाए तो संस्कृत तो पढ़े लिखे लोगों की भाषा थी, साधारण जनता तक पहुंच नहीं पा रही थी। ऐसे परिवेश में उस युग के कवियों ने संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत के अलावा डिंगल पिंगल जो दास दरबार और राजमहलों तक सीमित थी, उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, लोक भाषा का जिक्र करते हैं। लोक यानी साधारण लोगों की भाषा। और जब हम साधारण लोगों की भाषा की बातचीत करेंगे तो हम निर्विरोध हम कह पाएंगे विद्यापति का जिक्र करेंगे, और विद्यापति के साथ साथ हमें अमीर खुसरो का भी जिक्र करना होगा। क्योंकि अगर लोक भाषा में अगर हम मैथिली का जिक्र ना करें और मैथिली में के माध्यम से अगर हम विद्यापति के साहित्य का आकलन नहीं करेंगे तो कहा नहीं जा सकता है कि समाज में क्या है। क्योंकि आदिकालीन जो तनाव से ग्रस्त साहित्य था, आदिकालीन साहित्य जो युद्धों का साहित्य था, आदिकालीन साहित्य जो असमंजस का साहित्य था, आदिकालीन साहित्य जो तथ्यात्मक तरीके से एकजुटता की बातें के कहने में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहा था, ऐसे युग में आदिकालीन कवियों ने लोक भाषा के माध्यम से लोक भाषा के माध्यम से भक्ति के भाव को जगाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आम तौर पर अगर आप युद्ध के काम में निर्लिप्त रहेंगे, हमेशा युद्ध करते रहेंगे, केवल मार काट की बातें करते रहेंगे, तो मन में खिन्नता होंगी, और जब खिन्नता होंगी तो मन अपने आप भक्ति की ओर अग्रसर होगा, और जब भक्ति की ओर अग्रसर होगा तो आपकी भाषा बदलेंगी, और जब आपकी भाषा बदलेंगी तो आपके जब भाषा बदलेंगी तो लोग आपकी भाषा सहमत होंगे। क्योंकि उस समय एक क्लिष्ट कठिन शब्दों के साथ साथ मैथिली का भी प्रयोग हो रहा है, और मैथिल के साथ साथ जब अमीर खुसरो की खालिक बारी रचना को पढ़ेंगे तो उसमें भी वो क्या करते हैं, कहावतों के माध्यम से, मुहावरों के माध्यम से समाज की मौजूदा चाहे सामाजिक परिस्थिति हो चाहे राजनीतिक परिस्थिति हो, उन्हें बतलाने का प्रयास करते हैं। और देखिए मुहावरे, एक थाल मोती से भरा, ये कहावतें सुनते तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऐसे युग में जहाँ भाषाई स्तर पर समाज में लोग बटे थे, चारण कवि थे, दरबारी कवि थे, राजरसिक कवि थे, राजाओं की प्रशंसा में लगे हुए थे, उसी युग में कवि आते हैं जो साधारण लोगों की बात करते हैं, और इसी साधारण लोगों की भाषा धीरे धीरे परवर्ती काल में खड़ी बोली हिंदी के रूप में क्या तब्दील होती है। तो आप यह भली भांति अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस लोक भाषा की बीज वपन आदिकालीन भाषाई स्तर पर किया गया था, जिसमें धीरे धीरे भक्ति के भाव उपस्थित हो रहे थे, और यही भक्ति के भाव आदिकाल के बाद भक्ति काल में परिलक्षित होता है। अगर हम इन तीनों पृष्ठभूमि पर बातचीत करें तो हम सहजता से कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य में अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति में जनतंत्र है, गणतंत्र है, राजनीतिक एकता की बातें की जा सकती है, राजनीतिक नीति की बातें की जाती है, राजनीतिक परिवर्तन की बातें की जा सकती हैं। और अगर सामाजिक पृष्ठभूमि पर बातचीत करें तो जाति व्यवस्था पर बातचीत कर पाएंगे, वर्ण व्यवस्था बातचीत कर पाएंगे, सामाजिक बदलाव की बातचीत कर पाएंगे, नारी की स्थिति पर बातचीत कर पाएंगे। और अगर हम भाषाई स्तर पर बातचीत करेंगे तो हम संस्कृत, अपभ्रंश के साथ साथ डिंगल पिंगल लोक भाषाओं का चित्रण कर पाएंगे। और इन तीनों ही परिस्थितियों पर अगर हम दृष्टिपात करें तो आसानी से कह पाएंगे एक ऐसा काल जो आरंभिक काल है, और आरंभिक काल की शुरुआत में तरह तरह की झंझावतों का, तरह तरह की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है, और तमाम तरह की समस्याओं से जूझने के बावजूद साहित्यकारों ने अपनी सोच, अपनी समझ और पैनी दृष्टि के माध्यम से एक ऐसे साहित्य की नींव को रखते हैं जिनकी बुनियाद पर पूरा साहित्य टिका हुआ है। अगर आदिकालीन परिस्थितियों का सही सही आकलन हमारे सामने उपस्थित नहीं होता तो परवर्ती काल ना हम भक्ति काल का आकलन कर पाते, ना ही रीति काल का आकलन कर पाते, और ना ही आधुनिक काल का आकलन कर पाते हैं। हाँ, यह सच है कि आरंभ में कहीं ना कहीं खामी होंगी, क्योंकि आरंभ में सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं, लेकिन जो संसाधन हमारे पास है उन्हीं संसाधनों के माध्यम से हम परवर्ती काल इनकी बारीकियों को और जानेंगे और इनके
गहराई को जानेंगे, इनके नए नए भाव से अवगत होंगे और हिंदी साहित्य के अध्येताओं को, आदिकालीन पृष्ठभूमियों को, आदिकालीन साहित्य के बातों से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।